हाय फ्रेंड्स, मैं दया पांडे और लेके आऊँ अपना दूसरा वीडियो जो कि अपना पर्यावरण संबंधित है। ये आपसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, शंकर आईएएस का हिंदी ट्रांसलेशन है इस बुक में, जिसको मैंने ट्रांसलेट किया है। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की अपने कि जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और साथ ही ये जाना कि ग्रीन हाउस क्या होता है। आज हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट कैसे पड़ता है। आपको बता दें कि यूपीएससी में क्वेश्चन इससे हमेशा बनते हैं और पीसीएस और एसएससी में इससे फैक्चुअल डिटेल पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ शुरुआत करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अगर हम बात करें शंकर आइस ने किस तरह मेंशन किया हो, तो उसने लिखा है कि यह एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी को कम ताप के वायुमंडल में कंबल की तरह कार्य करती है तथा गर्म रखती है और तापमान को जीवन योग्य पृथ्वी पर बनाए रखती है। मीन्स इतना इसका ये कहना है कि जो अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, वो जैसे हम हैं, तो जब ठंड में हम कंबल ओढ़ रहे थे तो कंबल के अंदर का तापमान आप देखते हैं कि गर्म रहता है, उसके बाहर का तापमान ठंडा होता है ना। तो ये कंबल की तरह अपने पृथ्वी को क्या ढके हुए है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता और वह एक स्थिति बनी रहती जिसमें वो गर्म रहता है, ताकि अपने पृथ्वी पे जीवन योग्य जो वातावरण है वो बन पाए। ठीक, तो ये कंबल की तरह होता है जो पृथ्वी को ओढ़े हुए ग्रीन हाउस गैस, और इससे जो अंदर के गर्म वातावरण है वो बाहर नहीं निकल पाता। इसके बारे में आगे लिखता है शंकर आईएएस आपका कि जलवाष्प तथा ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म रखती हैं और शीतलन और अधिक वार्मिंग के मध्य संतुलन बनाए रखती है। मीन्स जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये क्या करती हैं, ये ना तो पृथ्वी को ज्यादा ठंडा होने देती हैं और ना ही ज्यादा गर्म होने देती हैं। ठीक, गर्म तो ये हो ये कब, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इनकी मात्रा में बढ़ोतरी होने लगती है जो प्राकृतिक रूप में है, उससे बियॉन्ड जब इनमें मात्रा जब बढ़ने लगती है मानव कारण से, तब ये गर्म होना अधिक शुरू हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन जो नेचुरल है उससे ये होता है कि एक मध्य संतुलन बनाए रखता है गर्म और ठंडे के बीच में, वार्मिंग और कोल्ड के बीच में। ठीक, फिर आगे ये लिखता है कि अगर ग्रीन हाउस गैस ना होती पृथ्वी पे तो क्या होता। तो आप सोचिए, ग्रीन हाउस गैस ना होती तो ये लिखते हैं कि तब अपने पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो -19 डिग्री चला गया होता नीचे। सोचिए -19 डिग्री कितना ज्यादा होता है कम। अगर आपको याद हो कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, ये सारी चीजों पे क्या है, इतना ही टेम्परेचर, इससे भी नीचे टेम्परेचर आपको मिलता है। वहां पे जीवन हमें देखने को ही नहीं मिल पाता। अगर ऐसा पूरी पृथ्वी के अंदर हो तो क्या पृथ्वी में जीवन संभव होता? ऐसा नहीं ना, पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होता। मगर ग्रीन हाउस गैस जो है उसने अपने टेम्परेचर को पृथ्वी का कितना बना के रखा हुआ है, एक मध्य औसत बना के रखा है। 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर को बना के रखा हुआ है इसने। फिर आगे ये लिखते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस है ना, ये तो नेचुरली रहते ही है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि मानव जनित जो कारण है ना, इससे ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा है या उसकी सांद्रता है वो वायुमंडल में बढ़ गई है, जिससे कि इस पे असर भी अपने वायुमंडल पे हमें देखने को मिलता है। इसमें एक टॉपिक में हम एक चीज जान लेते हैं, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि इनकमिंग एनर्जी आखिर क्या होती है, आने वाली ऊर्जा क्या है। तो इसमें मेन ये है, ये लिखते भी हैं अपने टॉपिक में कि ऊर्जा क्या होती है, सूर्य से उत्सर्जित होती है। ठीक, और पृथ्वी की तरफ आती है या प्रेषित होती है। और जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो लघु तरंग के रूप में होती है। ये लाइन याद रखिएगा कि वो लघु तरंग के रूप में होती है और वायुमंडल के अंदर वो प्रवेश करती है। अब आपको एक चीज बता दें, जब वायुमंडल के अंदर सूर्य की ऊर्जा जो है वो प्रवेश करती है तो लगभग 30 से 40% उसकी जो एनर्जी होती है वो बादलों से, सतह से और चीजों से टकराकर वापस चली जाती है। तो वही जो वापस गया, जिस फॉर्म में आया उसी फॉर्म में वापस चला गया, वो एनर्जी बोली जाती है एल्बिडो। एल्बिडो के बारे में हम जब क्लाइमेट पढ़ेंगे अपना टॉपिक तब हम डिस्कस करेंगे, बट यहां पे हम थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं कि एल्बिडो ये ऐसे होता है।
अब आपको पता है कि उसके बाद भी कुछ एनर्जी बच रही है, और जो एनर्जी अवशोषित कर ली जा रही है पृथ्वी से, जो बची हुई एनर्जी है वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जा रही है। अवशोषण के बाद भी फिर क्या होता है कि जितना एक लिमिट होती है हर एक चीज को अवशोषित करने की, उसको अवशोषित करने के बाद वो दिन को तो अवशोषित करती, फिर रात को उसको छोड़ना शुरू कर देती है ना। ये ब्लैक बॉडी लिमिट बोलते हैं इसे। ब्लैक बॉडी लिमिट क्या होती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वही टेम्परेचर टॉपिक में जब बात करेंगे तब। अभी तो हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो आगे हम बात करते हैं इसमें कि अब जो ब्लैक बॉडी लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें से जो एनर्जी बाहर निकलती है रात को, वो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उसको कुछ रोक लेती है, कुछ जाने देती है। अगर अधिक मात्रा में सांद्रता हो गई तो अधिक एनर्जी को रोकना शुरू कर देंगी, जिससे अधिक वार्मिंग अपनी पृथ्वी पे शुरू हो जाएगी। आज वर्तमान में यही कारण है, यही हमको देखने को मिलता है कि अधिक वार्मिंग हो रही, क्योंकि अधिक एनर्जी रोकी जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा, क्योंकि उनकी सांद्रता पृथ्वी पे बढ़ गई है। हम बात करें कि ग्रीन हाउस की भूमिका क्या है। हमने पहला तो बता ही दिया कि इसकी भूमिका क्या है। इसकी भूमिका यही है कि सबसे पहले जो लघु तरंगे आती हैं और वापस जब वो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं तो उनको क्या करती है, ये उनको रोकने का, उनको अवशोषित करने का कार्य करती है, जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर सामान्य या मध्य के बीच में संतुलित रूप में बना रहता है। मतलब ये कंबल की तरह कार्य करती हैं। और दूसरा ये कि जो नीचे की सतह होती है ना, जो गर्म हो जाती है, उस एक जगह गर्म को ये क्या करती, चारों दिशाओं में उस गर्म वातावरण को, उस एनर्जी को फैलाने का क्या करती हैं, चारों दिशाओं में कार्य करती हैं। इनकी ये भूमिका होती है। आपको हम बता दें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में मानव की भूमिका बहुत अधिक है। तो मानव कारण क्या है, तो ये शंकर आइस लिखते हैं अपने इसमें कि पिछले 2 दशकों में जो ग्रीन हाउस गैस है उनकी सांद्रता में वृद्धि का कारण मेन क्या है, CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि। इसके पीछे क्या कारण है वृद्धि की हुई CO2 के उत्सर्जन में, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बहुत अधिक किया गया। ठीक। दूसरा, जितना हमने जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया उससे अधिक तो हमने जंगल काट डाले। एक तरफ CO2 बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जंगल कट रहे हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब ये कि CO2 क्या है, ये जो अपनी पार्थिव विकिरण है इसको बाहर नहीं जाने देती। ये जो दीर्घ विकिरण तरंग आती है इसको बाहर नहीं जाने देती। ये ग्रीन हाउस गैस का सबसे प्राकृतिक स्रोत है। अब आप एक चीज बताइए, CO2 जो होते हैं वो पेड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, है ना। और वर्तमान में आप CO2 की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ा रहे हैं, लेकिन पेड़ों की संख्या कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक तरफ तो CO2 बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसको अवशोषित करने वाले पेड़ पौधे जो थे उनकी मात्रा कम हो रही है। इससे असंतुलन बिगड़ रहा है कि नहीं, क्या संतुलन बन पा रहा है? नहीं संतुलन बन पा रहा। इसीलिए वर्तमान में वार्मिंग की समस्या हमें अधिक देखने को मिल रही है। अगर हम उसी मात्रा में, जिस मात्रा में CO2 का उत्सर्जन कर रहे थे उसी मात्रा में पेड़ों को भी लगाए होते तो आज ये समस्या हमको देखने को नहीं मिलती, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा ये कि जो पृथ्वी के कारण जो उत्सर्जित ऊर्जा है ना, वह क्या होती है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अधिक रोकी जाती है। ये चीज तुमने बात की, ये लिखते हैं शंकर आईएएस। और इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ रहा है ना। तो ये चीज जो थी हमने इसके बारे में बात किया। अब आज हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस गैस आखिर होती क्या है। एक चीज याद रखिएगा, यहां यूपीएससी, यूपीपीसी, एसएससी चाहे जो वनडे एग्जाम हो, ये जरूर क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस होती क्या है इनके बारे में, या पूछता है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, ये इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है। तो हम बात करेंगे पहला जल वाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, फिर मीथेन के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, फिर बात करेंगे फ्लोरोनेटेड गैस के बारे में, फिर हम बात करेंगे ब्लैक कार्बन के बारे में, और फिर हम ओजोन के बारे में बात करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक, जल वाष्प। ग्रीन हाउस गैस का ये पहली सबसे महत्वपूर्ण गैस है। जल वाष्प क्या है? इसका सबसे अधिक योगदान है अपने पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इसकी सांद्रता के बढ़ने के पीछे मनुष्य का सीधा हाथ नहीं है,
लेकिन CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस वाष्पीकरण की दर को बढ़ाकर हवा में जल वाष्प की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप CO2 बढ़ाएंगे या फिर अदर ग्रीन हाउस गैस बढ़ाएंगे, मानव, क्योंकि मानव के कारण ही ये गैसें उत्पादित हो रही हैं, तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा ना। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो इससे क्या होगा, वाष्पीकरण से जल वाष्प की मात्रा अधिक वहां पे आएगी। तो मतलब नेचुरली तो नहीं या डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्ट वे में मानव ही इसका कारण बना ना। तो ये चीज बोलना चाह रहे हैं शंकर आईएएस। दूसरा ये कि CO2 के विपरीत जो सदियों तक हवा में बना रहता है, CO2 आपका सदियों तक हवा में बना रहता है। जलवाष्प वायुमंडल के माध्यम से जलवाष्प चक्र जल्दी से बारिश या बर्फ के रूप में नीचे आने से पहले महासागरों, नदियों आदि जगहों से वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। इनका कहने का मतलब ये कि जो CO2 है ना, ये तो बना ही रहता है कुछ सालों तक, शताब्दी तक, 100 सालों तक ऐसे, ठीक। परंतु जो आपका ये है जलवाष्प, ये तो हमको लगता है खत्म ही नहीं होगा। कैसे नहीं खत्म होगा, सोचिए, जब तक टेम्परेचर है खत्म होना ही नहीं है। आपका वाष्प बना जल ऊपर गया, ठंडा हुआ, बारिश हुई या बर्फ के रूप में नीचे गिरा या बर्फ के रूप में जम गया, फिर टेम्परेचर उसे मिला, वो पिघला, नदियों में गया और सीधा फिर नदियों और समुद्री इन सारी चीजों से उसका वाष्पीकरण हुआ और फिर जलवाष्प बदल गया। मतलब एक चक्र में ये चलता ही रहता है ये सारी चीजें। अब इस चक्र में क्या होता है, वाष्पीकरण की दर अगर बढ़ जाए तो सांद्रता भी बढ़ जाएगी। क्यों वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो यही चीज ये लिखते हैं कि वाष्पीकरण की दर तापमान के साथ बढ़ जाती है। किसी भी समय हवा में जलवाष्प की मात्रा और वार्मिंग की मात्रा हवा में अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा से दृढ़ता से संबंधित है। अगर अन्य ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इसी तरह जलवाष्प भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसका वाष्पीकरण अधिक शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। ये आपको पता ही कि ये ईंधन को जलाने से प्राप्त होता है। जैसे हम बिजली बनाते हैं, ठीक ना, तो इसमें ईंधन जलता है। फिर जब हम गाड़ियों में जो उपयोग करते हैं, गैसोलीन, डीजल, इनसे भी CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये सारी चीज़ें, ठीक ना। उसके बाद क्या नाम है, औद्योगिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे आयरन बनाना, स्टील बनाना और केमिकल प्रोडक्शन का निर्माण करना। फिर और भी सीमेंट उत्पाद है, इनको बनाना, इनमें से भी क्या होता है, CO2 निकलती है, तो जिससे इसमें मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन में और CO2 को उत्सर्जन में परिवर्तन के पीछे कुछ कारण है। उत्सर्जन कैसे कम कैसे ज्यादा हो सकता है। आपको पता है, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो अधिक हमें क्या आर्थिक विकास की जरूरत पड़ेगी, है ना। जब आर्थिक विकास अधिक होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, पेड़ कटेंगे, है ना, इन सारी चीजें होंगी। तो क्या होगा, इससे यही होगा ना कि अगर जनसंख्या बढ़ रही तो रहने के लिए जगह चाहिए, पेड़ काट दीजिए। खाने के लिए ईंधन चाहिए तो लकड़ी काट लीजिए, जला लीजिए। और इसी तरह फिर आपको विकास की भी जरूरत पड़ेगी तो आप औद्योगिकरण कीजिए। इन सारी चीजों से CO2 निकलता ही निकलता है और ये सांद्रता इसकी बढ़ाता है। तो ये जुड़ा हुआ है ना इससे। फिर दूसरा ये कि भाई अगर चलिए ठीक है, आपने ये सारी चीजें, तो ऊर्जा की कीमतें किस तरह प्रभावित करती हैं, इस तरह प्रभावित करती हैं कि भाई अगर LPG हमें महंगा मिलेगा 1000 रुपए में और लकड़ी हमें 500 रुपए में उसी तरह पड़ रही है। एक महीने अगर LPG चलता है 1000 का, 500 रुपए की लकड़ी अगर चल रही है एक महीने, तो लोग किसकी तरफ जाएंगे, लकड़ी की तरफ जाएंगे ना। जो गरीब है वो तो कंफर्म है कि वही जाएगा। तो कीमतें भी डिसाइड करती है कि किस चीज का उत्सर्जन होना है, इसमें तो कीमत निर्धारित करती ही करती है। इसीलिए हमारे यहाँ उज्ज्वला जैसी योजनाएं गवर्नमेंट लाई थी और अब तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि पाइप के थ्रू गैसेस पहुंचाई जाए, LPG को अधिक मात्रा में सब लोगों की तरफ पहुंचाई जाए, ताकि सस्ते दामों में, ताकि लोग CO2 का उत्सर्जन कम करने में मदद कर सके। और साथ ही साथ हमें ये कि प्रौद्योगिकी किस तरह, अब नई नई प्रौद्योगिकियां जो हैं वो डिसाइड करेंगी किस तरह CO2 के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। भाई ऐसी प्रौद्योगिकी बनाई जाएगी कि CO2 उससे कम उत्सर्जित हो भी तो उसे ऑब्जर्व कर ले। कुछ ऐसे प्रौद्योगिकियां बनाने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे प्रौद्योगिकियां बनाई जाएं। ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं उत्सर्जन को। तीसरा ये कि आदमी के व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। अगर उसे पता है कि CO2 से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ग्रीन हाउस गैस है, तो उसे कम से कम करने का प्रयास आदमी को करना चाहिए, है ना।
चलिए फिर अगला तीसरा अपना ग्रीन हाउस गैस हम देखते हैं कि मीथेन। मीथेन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, तो सीधी सी बात, हाँ मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, तो मीन्स ये आर्द्र भूमियों में बैक्टीरिया के थ्रू अधिक मिलेगा आपको ना, और कुछ मात्रा में ये आपको ज्वालामुखी, समुद्र, दीमकों द्वारा, अगर जंगल में आग लग जाती है ना तो उसमें से भी मीथेन गैस निकलती है। और मानवकृत भी इसके कारण है कि मानव द्वारा भी ये निकलती है, इसका उत्सर्जन हो जाए कृषि कार्य में तो लगभग 60%, लगभग 40 से 50% मीथेन सिर्फ कृषि कार्य से ही निकलती है अपने वातावरण में। फिर जानवरों को पालना, उससे जो वेस्टेज होते हैं वो सारी चीजें भी मीथेन का कार्य करती है। फिर उद्योग में जैसे अगर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, स्टोरेज है, तो इन सारी चीजों से भी मीथेन निकलती है। चलिए अपना चौथा हम देखते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको बता दें कि ये नाइट्रोजन का ही एक यौगिक है, अगला पार्ट, और ये मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त होता है? खेतों से ना। क्यों? क्योंकि उर्वरक के थ्रू ये खेतों में जाता है, तो हम खेत ही बोल देते हैं। तो उर्वरकों में इसको अधिक में प्रयुक्त होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर ये खेतों के माध्यम से बहकर नहरों में चला जाता है, पानी में मिल जाता है। तो ये दो प्रभाव डाल रहा है, एक तो पानी में, दूसरा पर्यावरण के वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना इफेक्ट दे रहा है। आपको पता हो कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है, ठीक, इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा ये कि अब भी आपको पता हो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 2018 में नेचर क्लाइमेट नामक पत्रिका थी, उसने एक शोध को प्रकाशित किया था अपने उसमें पत्रिका में। उसने बोला था कि नाइट्रस ऑक्साइड की जो स्तर है उसको 2000 और 2005 के बीच में जितना स्तर था उसकी तुलना में 2010 और 15 में 10% की वृद्धि हो गई है। आप सोचिए 10% की वृद्धि हुई है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट में कितना प्रभाव डालेगा। दूसरा कि वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है कि इसमें वृद्धि इसलिए हो रही है भाई, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो उर्वरक है और खाद का जो उपयोग है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है, इसलिए इसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो गई है, और ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। ठीक, हम बात करेंगे अन्य गैसों के बारे में, फ्लोरोनेटेड गैस के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ब्लैक कार्बन के बारे में, और ओजोन के बारे में। ये हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में कि आखिर क्या होता है ये सारी चीजें। इसमें इंपॉर्टेंट है फ्लोरोनेटेड जो गैस है उसके बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। ब्लैक कार्बन क्या है, इस समय करंट में है, और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे जरूर, और इन गैसों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, HCF क्या है, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो शंकर IAS का ही PDF फॉर्म है, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया ये आपके बारे में